टीवी के साथ बदलते भारत की शान। लाइफ में जरूरी है छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी, इनके लिए उनके लिए भी। छटाक पर हंसी, अरे क्या, छटाक पर खुशी। ए भाई, लाइफ में जरूरी है छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी, छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी। नमस्कार, मैं श्रुति पनवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने कार्यक्रम में, जिसका नाम है छटाक भर खुशी। आज मैं आप सभी को हमारे भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना से शोभना नारायण जी से। अरे सुनिए ना दीदी जी। नो अरे सॉरी फेमस लाल जी। नमस्ते श्रुति जी। अब क्या कर? अरे मैडम जी, अरे जब भी कोई मेहमान आता है आप हमको ना उनके सामने बेवकूफ बना देती हैं, मिलने ही नहीं देती हैं। लेकिन इस बार कोई भी आएगा ना मैडम जी, हम मिल के रहेंगे और सीख के रहेंगे। ओफो फेमस लाल जी, अब आपको क्या कथक भी सीखना है? वैसे भी आपको कथक सिखाने के लिए किसी कथक के पंडित से बात करनी पड़ेगी, आप किसी और से नहीं सीख पाएंगे। क्यों? अरे उनके शिष्य तो सिखा ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सिखा सकते हैं। और तो और शोभना जी के शिष्यों को कथक करते हुए आप सब सीख भी सकते हैं। उन्होंने कथक को विदेशों में बहुत प्रसिद्धि दिलवाई है और उनके शिष्यों द्वारा प्रस्तुत लघु नाटिका भी दिखाऊंगी। अरे तो दिखाइए ना, इंतजार काहे कर रही हैं? दिखाइए। हाँ। तो चलिए। मैं शोभना नारायण हूँ, कथक की नृत्यांगना हूँ और जीवन भर कथक करते आई हूँ, कथक की सेवक हूँ। कथक हमारी भारतीय संस्कृति की एक अभिन्न अंग है। वो हमारी संस्कृति की एक इतनी बड़ी खूबसूरत नृत्य स्टाइल है जो कि 2500 वर्ष से भी पुराना ये स्टाइल है। इनफैक्ट इसका ज़िक्र, इस कथक कम्युनिटी का ज़िक्र महाभारत में भी मिलता है। आदि पर्व में, अनुशासन पर्व और सभा पर्व में कथकाश्च परे राजन श्रवणश्च वनौकसा दिव्याख्यानानि ये चापि पठन्ति मधुरम दुजा। और मौर्य ज़माने का एक अभिलेख है जिसमें कथकों का जिक्र आता है कि वाराणसी बनारस के पास गंगा नदी के तट पर कथकों का श्रृंगार नृत्य हो रहा था भगवान की स्तुति करते हुए। तो ये नृत्य जो है वो इतना पुराना है और वो उसकी जो बहाव है आज तक चली आ रही है। और इतना अच्छा लगता है कि हर ज़माने में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, लेकिन कथक की अपनी जो बहाव है वो बरकरार है। और आज आप देखते हैं कि आज भी हमारे जो भावी जनरेशन्स हैं उनमें कई लोग हैं जो कथक को उन्होंने अपनाया है और बहुत ही लगाव के साथ वो सीख रहे हैं। और ये देखकर बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में हमने नृत्य को हमेशा ही एक बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया है। क्योंकि हमारे कृष्ण को हम नर्तक के रूप में देखते हैं, भगवान शिव को नर्तक के रूप में देखते हैं, सरस्वती को हम उनके हाथ में वीणा थमाते हैं। तो हमारे यहाँ नृत्य और संगीत की जो पदवी है वो बहुत ऊंची है। हमारे कथक में और नृत्य जगत में
ताल और लय से तो हम लोग खेलते हैं, एक तरफ अभिनय से हम लोग उसमें डूबते हैं और दूसरी तरफ ताल और लय से। तो धमार ताल जो साइकिल ऑफ 14 बीट्स में 14 मात्रा का ताल है, उसमें लड़कियों ने बहुत ही खूबसूरती से वो उसके अलग अलग आयाम पेश किए। हमारे नन्हे मुन्ने ने अर्धनारीश्वर, वो विद्यापति की एक जो पद है अर्धनारीश्वर का पद, उसको उन्होंने उस पर नृत्य किया कि जो कि शिव भी हैं और पार्वती का जो समागम है जो अर्धनारीश्वर का रूप है, उसका वर्णन किया। और फिर हमने एक और प्रस्तुति दी झपताल, वो है साइकिल ऑफ 10 बीट्स, 10 मात्रे का ताल है और उसका और एक हमारे भगवान गणपति को पूजते हुए और उसके बाद पूरी 10 मात्रा में पूरा एक नृत्य की रचनाएं थी। अलग अलग रिदमिक पैटर्न्स थे। और फिर हमारे सबसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, उन्होंने मालकौस राग में तराना किया। और फिर बाद में हमारे सब सीनियर्स वाले जो हैं वो आकर के उन्होंने एक रिदम एंड मेलोडी करके पूरा एक आइटम किया जिसमें खूबसूरती भी है, संगीत में, वो बिल्कुल संगीत में, नृत्य में और ताल में जो पूरा उसका बंदिश है उसको लेकर के वहाँ से हमने ख़त्म किया। तो बहुत ही खूबसूरत शाम रहा, लोगों ने बहुत सराहा और सभी शागिर्दों ने बहुत ही दिल लगाकर उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना कार्यक्रम पेश किया। फेमस लाल जी, आपके फैन का फ़ोन आया है। अच्छा। अरे लवली,
हेलो, हाँ लवली। हाँ सुनो ना, हम थोड़ा कथक करके ना बहुत थक गए, हम तुम्हें बाद में फोन करते हैं। बात करने का तो मन है नहीं, थक कैसे गए हो? हाँ हाँ हाँ। अरे बताए तो तुम्हें कि हम कथक कर रहे थे भाई। ये कौन सा नया काम है? अरे तुम पागल हो कहाँ? अरे ये एक नृत्य है, नृत्य, वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? डांस। डांस है, डांस। हाँ डांस समझी? नहीं, डांस फेमस लाल जी। हाँ वही वही। शादी हो जाए एक बार, फिर नचाऊंगी उंगलियों में। हाँ हाँ हाँ। हाँ अच्छा सुनो, चलो हम रखते हैं, ठीक है? बाकी लेसन हम आके देंगे, ठीक है? चलो बाय। लेसन। चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ तो दीदी, आज आप मुझे कुछ बताने भी वाली हो या कुछ खिलाने भी वाली हो? भेजा फ्राई फेमस लाल जी करें, उससे पहले मैं आपको कुछ खिलवा देती हूँ। क्या खिलवाओगी? अभी सोच रही हूँ कि मैं आपको क्या खिलवाऊं। मैं सोच रही हूँ। ये रबड़ की तरह शब्दों को खींच क्यों रही हो लेकिन? श्रुति जी, हाँ? मैं रबड़ की तरह कुछ भी नहीं खींच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ। ओ, तुम लोग में सोचा भी करते हैं क्या? हाँ? चलो कोई बात नहीं, तुम तब तक सोचो, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छटाक पर खुशी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। छटाक पर खुशी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन। हाँ तो दीदी, अब बताओ कि क्या बताने वाली? अरे ये तो फिर भी सोच में डूबी भी है। अरे मैडम जी, ये सोच में डूब जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ दीदी, अरे आप ना छोड़े एक काम अधूरा, अब जल्दी से कर दीजिए पूरा। बताइए क्या बात है, जल्दी बताइए। पूरा होगा जाके त्रिपुरा। हाँ? ये अभी भी क्यों खींच खींच के शब्दों को बोल रही है रबड़ की तरह? अब जहाँ रबड़ होगी वहीं तो खींचने जाऊंगी। अरे कहाँ है, बात को गोल गोल घुमा रही हैं, सीधा बताइए ना क्या बात है। हाँ। बताने से काम नहीं चलेगा, मैं आपको लेकर चलूंगी त्रिपुरा, जहाँ की कला संस्कृति के साथ साथ रबड़ की खेती भी दिखाऊंगी, जो केरल के बाद भारत में त्रिपुरा में होती है। अरे वाह, तो जल्दी से दिखाओ। हाँ देरी किस बात की है, चलिए। तो चलिए चलते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य की बात ही कुछ और है। जिस तरह से इस राज्य ने रबर प्लांटेशन को अपनाया है, उससे त्रिपुरा के लोगों के जीवन का उत्साह और बढ़ गया है। केरल के बाद आज त्रिपुरा देश का सबसे बड़ा रबर उत्पादक है। यह रोजगार, राजस्व और पर्यावरण संरक्षण के मामले में राज्य की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। इसी तरह अनानास की खेती में भी राज्य काफी प्रगति कर रहा है। यहाँ का अनानास निर्यात किया जाता है और अनानास आधारित खाद्य प्रसंस्करण एक बड़ा व्यवसाय है। ऊना
ऊनाकोटी त्रिपुरा में पुरातात्विक आश्चर्य का एक महत्वपूर्ण स्थल है। अगरतला से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह एक भगवान शिव तीर्थ आकर्षण केंद्र है जो 7वीं से 9वीं शताब्दी से है। ऊनाकोटी का अर्थ है 1 करोड़ से एक कम। यहाँ के लोगों के अनुसार भगवान की सेवा के लिए इन मूर्तियों को रचनात्मकता के उन्माद में एक ही दिन में ही तराशा गया है। इसलिए इस भूभाग में असंख्य शिवलिंग हैं और पत्थर काट के भगवान की छवि उकेरी गई है। ये वर्टिकल ब्लॉक्स यानी खड़े खंडों में कटे होने के कारण अन्य देवताओं का भी घर हैं। ये नक्काशी हरी भरी वनस्पतियों के साथ एक सुंदर भूभाग वाले वन क्षेत्र में स्थित है। ऊनाकोटी में पाए जाने वाले चित्र 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि रॉक नक्काशीदार आकृतियां और पत्थर के चित्र। रॉक कट नक्काशी के बीच केंद्र में भगवान शिव का सर और विशालकाय भगवान गणेश की आकृतियों को देखा जा सकता है। ये भारत में सबसे बड़ी बस रिलीफ कला है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया हम सब। अरे मैडम जी, कितना मस्त मस्त जगह है ये भारत में। हम तो एक भी जगह नहीं घूमे। फेमस लाल जी, आपको जरूर जाना चाहिए पूर्वोत्तर के राज्यों में, फिर आपको भारत की विविधता में एकता के बारे में पता चलेगा। हाँ मैडम जी, हम ना जाएंगे, लवली के साथ जरूर जाएंगे एक दिन। ओहो, मतलब आपने तो पूरा प्लानिंग कर लिया है हाँ घूमने का। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मैं ना पूरा नॉर्थ ईस्ट घूमी हूँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है, आपको जाना चाहिए लवली को लेकर वहाँ। जी जरूर। तो चलिए आप प्लानिंग अपने करते रहिए, क्योंकि हम तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छटाक भर खुशी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। छटाक भर खुशी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। अरे भैया, हाँ हाँ हम बताएंगे ना आपको फ्रूट के बारे में, पूछिए। हाँ, मुझे ड्रैगन फ्रूट के बारे में जानना है। अरे भैया, ऐसा तो कोई फ्रूट होता ही नहीं है। अच्छा चलिए लिखिए। हाँ हाँ, जैक फ्रूट, जॉन फ्रूट, एलिफेंट फ्रूट। देखिए, हम मजाक किया आपसे, ऐसे ही कोई आपसे मजाक किया है और आप हमसे मजाक कर रहे हैं। ठीक है, आप चिंता मत करिए, हम आपको बाद में फोन करते हैं। अभी हम ना इंटरव्यू में बैठे हैं। ठीक है भैया? हाँ ठीक ठीक ठीक। इंटरव्यू? अरे क्या हो गया, किसको झूठ बोल रहे थे कि इंटरव्यू में बैठे हैं? अरे मैडम जी, कोई हमसे फिर की ले रहा था, बताइए। क्या? अब बोल रहा है कि भैया हमको जैक कौन सा फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट के बारे में बताइए। अब ड्रैगन तो मुंह से आग निकालता है, ऐसा कोई फ्रूट होता है? फेमस लाल जी, फिर की वो नहीं ले रहा था, वो बिल्कुल सच कह रहा था। ड्रैगन फ्रूट होता है। क्या बात कर रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। भारत में इसकी खेती भी होती है और आजकल तो इसकी खेती बहुत जोर शोर से हो रही है। तो बताइए ना हमको इसके बारे में। तो पूछिए ना हमसे। चलिए हम आपको बताते हैं। चलिए बताइए। ड्रैगन फ्रूट थाईलैंड, वियतनाम, इजराइल और श्रीलंका में बहुत लोकप्रिय है। बाजार में 200 रुपए से लेकर 250 रुपए तक के दाम में मिलने की वजह से हाल ही में भारत में भी इसकी खेती का प्रचलन बढ़ गया है। कम वर्षा वाले क्षेत्र इसकी खेती के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। ड्रैगन फ्रूट के पौधे का उपयोग सजावटी पौधे के साथ साथ ड्रैगन फ्रूट उपजाने के लिए भी होता है। अच्छा हमको ये बताइए कि
कि ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? श्रुति जी, ये आप बताइए। बिल्कुल बताते हैं, तो सुनिए। ड्रैगन फ्रूट के लिए 50 सेंटीमीटर वार्षिक औसत की दर से बारिश की जरूरत होती है, जबकि 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। बहुत ज्यादा सूर्य प्रकाश को इसकी खेती के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। सूरज की रोशनी जिन इलाकों में ज्यादा हो, उन इलाकों में बेहतर उपज के लिए छायादार जगह में इसकी खेती की जा सकती है। अच्छा मैडम जी, एक चीज और बताइए हमको। पूछिए। कि इसके लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है? इस फसल को रेतीली दोमट मिट्टी से लेकर दोमट मिट्टी तक की मिट्टियों में उपजाया जा सकता है। हालांकि बेहतर जीवाश्म और जल निकासी वाली बालुवाई मिट्टी इसकी उपज के लिए सबसे बेहतर है। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7 तक उपयुक्त माना जाता है। अच्छा मैडम जी, एक और बात बताइए। पूछिए। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं? ध्यान से सुनिए आप लोग। इसकी खेती के लिए खेत की अच्छी तरह से जुताई की जानी चाहिए, ताकि मिट्टी में मौजूद सारे खरपतवार खत्म हो जाएं। जुताई के बाद कोई भी जैविक कंपोस्ट अनुपात अनुसार मिट्टी में दिया जाना चाहिए। मैडम जी, ड्रैगन फ्रूट की जो खेती है यानी बुआई कैसे करेंगे? जी बताती हूँ। ड्रैगन फ्रूट की खेती में बुआई का सबसे सामान्य तरीका होता है काट कर लगाना। वैसे बीज के जरिए भी इसकी बुआई की जा सकती है, लेकिन चूंकि बीज पनपने में लंबा वक्त लगता है और मूल पेड़ के गुण उस पौधे में आए, इसकी संभावना भी कम रहती है, इसीलिए इसे इसकी वाणिज्यिक खेती के अनुकूल नहीं माना जाता है। आपको गुणवत्तापूर्ण पौधे की छटाई से ही ड्रैगन फ्रूट के सैंपल तैयार करने चाहिए। तकरीबन 20 सेंटीमीटर लंबे सैंपल को खेत में लगाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इनको लगाने से पहले मूल पेड़ की छटाई करके इनका ढेर बना लेना चाहिए। अच्छा, तो इनका रोपण कैसे करना चाहिए? बताते हैं हम आपको, ध्यान से सुनिए। इन पौधों को सूखे गोबर के साथ मिलाकर मिट्टी, बालू और गोबर के, अब ध्यान से सुनिए, इसका अनुपात क्या है? मिट्टी 1, बालू 1 अनुपात और गोबर 2, यानी कि 1:1:2 के अनुपात से मिलाकर रोप देना चाहिए जी। ये जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि इन्हें रोपने से पहले इन्हें छाया में रखा जाए, ताकि सूरज की तेज रोशनी से इन सैपलिंग को नुकसान न पहुंचे। 2 पौधों के रोपने की जगह में कम से कम 2 मीटर की खाली जगह छोड़ देनी चाहिए। पौधों को रोपने के लिए 60 सेंटीमीटर गहरा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा गड्ढा खोदना चाहिए। इन गड्ढों में पौधों की रोपाई के बाद मिट्टी डालने के साथ साथ कंपोस्ट और 100 ग्राम सुपर फास्फेट भी डालना चाहिए। ड्रैगन फ्रूट की खेती, ध्यान से सुनिए आप फेमस लाल जी, ड्रैगन फ्रूट की खेती की खासियत ये है कि इसके पौधों में अब तक किसी तरह के कीट लगने या पौधों में किसी तरह की बीमारी होने का मामला सामने नहीं आया है अब तक। ड्रैगन फ्रूट के पौधे 1 साल में ही फल देने लगते हैं। पौधों में मई से जून के महीने में फूल लगते हैं और अगस्त से दिसंबर तक फल आते हैं। फूल आने के 1 महीने के बाद ड्रैगन फ्रूट को तोड़ा जा सकता है। पौधों में दिसंबर महीने तक फल आते हैं। इस समय में एक पेड़ से कम 6 बार फल तोड़ा जा सकता है। फल तोड़ने लायक हुए या नहीं, इसके फलों के रंग से आसानी से समझा जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके आगे मैं बताती हूँ। बताइए। कच्चे फलों का रंग गहरा हरा होता है, जबकि पकने पर इसका रंग लाल हो जाता है। रंग बदलने के 3 से 4 दिन के अंदर फलों को तोड़ना उपयुक्त होता है, लेकिन अगर फलों का निर्यात किया जाना हो, रंग बदलने के 1 दिन के भीतर ही इसे तोड़ लिया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अब मैं आपको बताती हूँ जितना मैंने पढ़ा है। ड्रैगन फ्रूट में औषधीय गुण भी होते हैं। इस फल में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जो कई सारे रोगों से लड़ने में सहायता करता है। और ये ही नहीं, इस फल के सेवन से मधुमेह नियंत्रित रहता है, यानी कि शुगर जो है वो कंट्रोल में रहता है। शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करता है।
ड्रैगन फ्रूट के पौधों का उपयोग सजावटी पौधों के साथ साथ ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। ये फ्रूट खाने में मुलायम होता है और हमें दैनिक जीवन में इस फ्रूट का उपयोग करना चाहिए। ड्रैगन फ्रूट को ताजे फलों के तौर पर खा सकते हैं। साथ ही इस फल से जैम, आइसक्रीम, जेली, जूस और वाइन भी बन सकते हैं। सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर भी इसे फेस पैक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो मैं करती हूँ। हाँ, तो और भी चीजें बताती हूँ आपको कि कितने प्रकार के ड्रैगन फ्रूट होते हैं। अब सुनिए, ड्रैगन फ्रूट 3 प्रकार के होते हैं। सफेद रंग के गुद्दे वाला लाल रंग वाला फल, लाल रंग के गुद्दे वाला लाल रंग वाला फल और सफेद रंग के गुद्दे वाला पीले रंग का फल। ये हैं 3 प्रकार ड्रैगन फ्रूट के। अब तो लगता है हमको इसकी खेती करनी ही पड़ेगी। मैडम जी, हाँ। हम आसपास के गांव में जाके ना अपने किसान भाई बहनों को भी इसके बारे में जरूर बताएंगे। बिल्कुल जानकारी दीजिए और हाँ, अपनी पाठशाला में जाकर भी किसान बहन और भाइयों को जानकारी दीजिए। जी जी। वाकई में आपका अपना शो छटाक भर खुशी यही तो करता है। ढेर सारी जानकारी के साथ, मुलाकातों के साथ, ज्ञान विज्ञान कला संस्कृति की बातों के साथ आपके साथ आता है। तो अब अगले हफ्ते फिर से हम आपको मिलेंगे नई बातों के साथ, नई मुलाकातों के साथ। तब तक देखते रहिए आपका अपना चहेता कार्यक्रम जिसका नाम है छटाक भर खुशी। तब तक अपना ख्याल रखिए। हम तीनों की ओर से नमस्कार।